नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद। और सभी मेरे प्यारे भाई बहन अपनी तैयारी में एकदम शानदार अंदाज में जुटे हुए। आशा करता हूं कि बड़ी ही मेहनत के साथ आप अपनी इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को लेकर चल रहे होंगे, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन का माहौल है, बिल्कुल इसकी एक्चुअलिटी को समझते हुए आप अपने आप को प्रैक्टिकल दुनिया में रख कर ये समझ गए होंगे कि एक अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि किसी भी परीक्षा में जो फॉर्म भरते हैं, अगर मैं 100% बच्चों की बात करूं, तो 50% बच्चे तो सिर्फ इसलिए फॉर्म भर देते हैं क्योंकि वो उस उम्र सीमा में और योग्यता के दायरे में आ रहे होते हैं। उनको एग्ज़ाम से कोई मतलब नहीं है। रेस्ट 50% में से 25% ये सोच के करते हैं कि ठीक है, मुझे इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, लेकिन वो कभी पढ़ते नहीं हैं, बस बैच खरीद लिया। बैच खरीदने के बाद क्लासेस उनकी डिले हो रही हैं, और बैच ले लिया, क्लासेस ले ली तो प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस कर ली तो रिवीजन नहीं किया। रेस्ट जो 25% बच्चे हैं, वो ही बड़े शानदार तरीके से अपनी मेहनत को कर रहे होते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी उन 25% में ही होंगे, लेकिन ये मान लीजिए कि हर 25% में से हर एक बच्चा बड़ी शानदार तैयारी कर रहा होता है। उससे आपका कंपटीशन है, और उम्मीद करता हूं कि आप उस कंपटीशन को समझ पा रहे होंगे। सिर्फ मेरे कहने का ये मतलब था। तो इसमें आप सभी की आज से फिजिक्स की क्लास शुरू हुई है। सभी को मेरा नमस्कार। सभी को मेरा गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवनीश कुमार जी हैं, काजल हैं, अमरीश हैं, नवनीत जी हैं, अंशुमन हैं, साक्षी हैं, श्री कृष्णा जी हैं, लोकेंद्र जी हैं, काजल हैं। और आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज तो एसएससी जीडी का रिजल्ट भी आया है। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन आप में से हुआ भी होगा, कुछ का नहीं भी हुआ होगा। तो सिर्फ उनके लिए मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी वार आखिरी बार नहीं होता है। हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए। मैंने एक किताब पढ़ी अब्दुल कलाम जी की, थी अग्नि की उड़ान, और उसमें एक लाइन जो मेरे दिल को छू गई। आज से दो ढाई साल मैंने वो पहले पढ़ी। तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई भी सफलता ना एकदम से नहीं होती है, वो बड़ी छोटी छोटी असफलताओं से मिलकर बनती है। तो अगर आप ज़िंदगी में कहीं भी असफल हो रहे हैं, तो ये सोचिए कि आप सफलता के रास्ते पर हैं। सफलता कभी ऐसी होती नहीं है कि आप सो के उठें और आपका सिलेक्शन हो जाए। आप कई बार गिरेंगे, उठेंगे। सीखना, गिरना, उठना, चोट खाना, दर्द सहना, ये सब एक प्रोसेस है। चलिए, तो आशा करता हूं कि आप इन चीज़ों से अब विचलित नहीं होते होंगे, और आप समझ चुके होंगे कि सरकारी नौकरी लेने के में जैसे सिलेबस हो गया, जैसे रिवीजन हो गया, जैसे मॉक टेस्ट लगाना एक ज़रूरी चीज़ है, वैसे ही ये चोटें सहना, ये उठकर बार बार गिरना, गिरकर बार बार उठना भी एक इसी प्रोसेस का हिस्सा है। तो फिजिक्स आपकी शुरू होगी, और तकरीबन हम अपनी फिजिक्स को 20 क्लासेस में कर रहे होंगे कंप्लीट। इसमें बहुत ज़्यादा मैं आपकी क्लासेस नहीं लूँगा, जितना आपके स्तर का है उतने स्तर को हम इसमें कवर करते हुए चलेंगे। और सभी से मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इसमें कोई बिल्कुल भी ये उम्मीद ना करे कि हम किसी ऐसे एग्ज़ाम को कवर कर लेंगे जिसमें आपकी बड़े स्तर की साइंस आती हो। जैसे आप मुझसे कहें कि रेलवे को कवर कर सकते हैं, नहीं, ध्यान देंगे। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि इस एग्ज़ाम से कौन से और एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। तो हर वो एग्ज़ाम कवर हो जाएगा जिसमें साइंस जीएस के अंदर आती है। अगर साइंस किसी एग्ज़ाम में स्पेशल आ रही है, तो इस एग्ज़ाम से वो कवर नहीं होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इस क्लास में केवल उस स्तर तक का पढ़ेंगे जो एसएससी जीडी का है। बहुत सारे बच्चे अन्य एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको लगेगा कि ये छूट गया, वो छूट गया, ये नहीं करवाया, ये नहीं करवाया। तो देखिए, साइंस और फिजिक्स अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन हम सिर्फ उतनी चीज़ें पढ़ेंगे जितना हमारे स्तर तक का है। इसलिए कभी भी आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये टॉपिक आपने करवाया है या ये टॉपिक आपने नहीं करवाया। अगर मैं नहीं करवा रहा हूँ कोई टॉपिक, तो मान लेना कि फिर वो इस एग्ज़ाम के स्तर का नहीं है। चलिए जी, बाकी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते चलिए। और अब बगैर देरी के मैं इस क्लास को आज शुरू करता हूँ। तो पहले एक बार हम सिलेबस को देख लेंगे, और फिर हम सिलेबस के चैप्टर नंबर 1 पे डिस्कस करेंगे, मात्रक। तो ये कुल चैप्टर हैं जो हमें जीएस के अंदर पढ़ने होते हैं जब जीएस के अंदर साइंस पूछी जाती है। जैसे कि यूनिट्स हो गया, मात्रक, दूसरा चैप्टर आपका मापन है, तीसरा चैप्टर हमारा गति है, चौथा चैप्टर गति के नियम है, न्यूटन साहब के गति के नियम इसमें हम पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति है। छठा चैप्टर हमारा ग्रेविटेशन है। सातवां फ्लूइड है यानी तरल, जिसमें हम दाब आदि के बारे में पढ़ेंगे, पास्कल का नियम पढ़ेंगे, उत्प्लावन बल को भी हम वहीं पर सीख रहे होंगे। और साथ ही ध्वनि है, जिसमें हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। हीट एंड टेम्परेचर, ऊष्मा और तापमान के बीच कभी एक बेसिक अंतर जो आपको कभी समझ नहीं आता है, मैं वादा करता हूँ इस क्लास के बाद आप अपने छोटे भाई बहनों को भी उस अंतर को समझा रहे होंगे। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, और फिर आपका लास्ट में करेंगे हम प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स। एक इम्पॉर्टेंट यूनिट, और ऐसी यूनिट, ऐसा चैप्टर जिसको लेके सभी के दिमाग में डर रहता है,
ना हमें लेंस और दर्पणों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मैं वादा करता हूँ कि जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो पूरी फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपका सबसे मुश्किल चैप्टर बन रहा होगा, और वो है ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए जी, तो फिर शुरू करते हैं हम आज के सेशन को बगैर किसी देरी के। और पढ़ाने का जो पैटर्न रहेगा हमारा, वो बिल्कुल हैंड रिटन रहेगा। कभी आपको मेरी क्लास में समस्या नहीं आएगी कि आपने हिंदी या इंग्लिश में नहीं कराया। हर एक सिंगल शब्द भी मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा। तो इंग्लिश वाले बच्चों को खासकर ज़्यादा दिक्कत रहती है, क्योंकि हमारा चैनल थोड़ा सा हिंदी भाषी ज़्यादा है। लेकिन मेरी क्लास में आपको कभी ऐसी समस्या नहीं आएगी कि आपको हिंदी में नहीं मिला या इंग्लिश में नहीं मिला। मैं सारी चीज़ें लिख लिख के ही करवाऊंगा। बस कभी कभी जिन चीज़ों की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसको मुझे हिंदी या इंग्लिश में लिखने में बहुत समय लगेगा, तो उसके लिए बीच बीच में मैं कहीं कहीं पीडीएफ की हेल्प लेता रहूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और आपसे पहले, सबसे पहले एक दिमाग में उत्सुकता, एक एक्साइटमेंट ये आता है कि फिजिक्स आखिर है क्या, भौतिकी आखिर है क्या। तो देखिए, अगर आप किसी बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अपने आसपास की वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि सिर्फ इतना कहने भर से फिजिक्स परिभाषित नहीं हो जाती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर आप, मैं ऐसे परिभाषित करता हूँ इसको कि अपने आसपास अगर आप नज़र उठाकर देखें तो जो भी घटनाएं घट रही हैं वो उनमें से ज़्यादातर भौतिकी की वजह से हो रही हैं, या हम उनको भौतिकी की मदद से समझ पाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्राकृतिक घटनाओं की। अगर आप नेचुरल फिनोमिनाज को देखें, नेचुरल फिनोमिनाज में जैसे बादलों का गड़कना हो गया, बादलों का उमड़ना हो गया, बिजली का गड़कना हो गया, आंधी तूफान चलना हो गया, आपका एक इतना बड़ा आश्चर्य जिसका नाम है सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, इतने बड़े बड़े ग्रह कैसे हवा में टिके हुए हैं। तो ये आश्चर्य सारे हमारे क्लियर होते हैं भौतिक विज्ञान से यानी कि फिजिक्स से। यानी कि मैं कह सकता हूं कुछ छोटे से शब्दों में कि अगर आप प्रकृति का अध्ययन करना चाहते हैं, अगर आप नेचर की स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा। तो भौतिक विज्ञान को हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये प्रकृति का अध्ययन है या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है, यानी कि दिस इज द स्टडी ऑफ नेचर। एक भाई मुझसे कहता है कि भैया ये बताओ कि भौतिकी शब्द कहां से लिया गया, क्या ये हिंदुस्तान का शब्द है? मैंने कहा नहीं, ये जो शब्द है भौतिकी, शब्द भौतिकी, शब्द भौतिकी कहां से लिया गया है? तो आप कहेंगे शब्द भौतिकी ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। शब्द भौतिकी ग्रीक भाषा से लिया गया है, यानी कि वर्ड फिजिक्स इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। यानी कि, अच्छा, हिंदी में एक चीज ऐड कर लेंगे कि ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है, तो आप कहेंगे ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में से क्या बोला जाएगा? फ्यूसिस। अगर आप हिंदी लिखना भी चाहें तो व्हाट्सएप वाली हिंदी लिख लेंगे कि भाई कहां से लिया गया है, इसे ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। ठीक है। अच्छा जी, एक बच्चे ने कहा जी फ्यूसिस का मतलब क्या होता है वहां पे, तो आप कहेंगे कि फ्यूसिस का जो अर्थ है, फ्यूसिस का जो अर्थ है, फ्यूसिस का जो अर्थ है ये होता है नेचर यानी कि प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर यानी कि प्रकृति। देखिए, बहुत तसल्ली से चीज़ों को हम सीखेंगे समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं हर चीज़ हाथ से लिख के करवाऊंगा। जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँगा तो बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नोट कर लेंगे, और जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँगा, चीज़ों को समझा रहा हूँगा, तो प्लीज़ आप तब नोट मत करना, क्योंकि फिर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। मैं तो 2 लैंग्वेज में लिखूंगा, आपको तो एक ही लिखनी है, तो आप इजीली नोट कर सकते हैं, आपको नोट करने का पूरा समय मिल जाएगा। ठीक है जी। और मैं आपको सारी बस वो चीज़ें बताऊंगा जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ से हमने 2 प्रश्न तैयार किए। पहला प्रश्न है कि भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है, ये किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे जी ग्रीक का। ग्रीक के किस शब्द से लिया गया है? फ्यूसिस से। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर यानी कि प्रकृति। ठीक है। चलो, अब आपसे पूछा जाएगा कि इसका मतलब ये है, उस भाई ने मुझसे कहा कि भैया इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि भौतिकी जो है, जो भौतिकी है, ये आप ऐसे कहिए व प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। प्रकृति व प्राकृतिक
घटनाओं का अध्ययन है। मैंने कहा बिल्कुल, आप ये बात 100% कह सकते हैं कि भौतिकी जो है वो प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। चलो, तो इंग्लिश वाले मेरे भाई बहन लिखेंगे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनाज। ठीक है, कि ये आपका जो अध्ययन है वो किसका है? प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। तो एक बार सभी बताएंगे कि हाँ इतना हमने नोट कर लिया, थम्स अप कर दो और कह दो कि हाँ जी हमें समझ में आ गया। तो फिर आपकी आज्ञा मिले तो मैं अगली स्लाइड पे चला जाऊंगा। बिल्कुल, अगर आपने आर्मी के नोट्स बना रखे हैं, देखो मैं तो सफिशिएंट टाइम दे रहा हूँ नोट्स बनाने का, लिखोगे अगर आपने, हो सकता है मुझसे किसी बैच में पढ़ा हुआ हो, बट फिर भी लिखोगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, मैं तो ये कहूँगा। अब देखो एक बात और है कि ना, आप चूंकि साइंस पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी आपकी उत्सुकताएं हो सकती हैं कि भैया जी ये कैसा होता है, क्यों होता है। देखिए मुझे उनके जवाब देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात समझो मेरी, और पहली क्लास में मैं ज़्यादा इन बातों पे बात इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे तक किसी का आपका कोई डाउट ना रहे। आप मुझसे पूछो ये एसी कैसे चलता है। अब मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मुझे ये पता है एसी कैसे चलता है। मैं आपको बताऊँ कि इसमें पहले एयर आएगी, फिर वो कंप्रेस होगी, कंप्रेस होने से उसकी एंट्रोपी और एंथैल्पी बढ़ जाएगी। एंथैल्पी बढ़ने से उसकी हीट लॉस ज़्यादा हो सकती है, इसलिए हम उसको एक उसमें लेके जाएंगे, आपका एंथैल्पिक डिवाइस में लेके जाएंगे, जहाँ पे उसका एक्सपेंशन होगा और आप उसकी एंथैल्पी कम हो जाएगी। उसके बाद फिर वो सर्कुलेट होकर आपको ठंडी हवा देगी। आप कहोगे पता नहीं तुमने यार क्या क्या बोल दिया, हमारे तो समझ में कुछ आया नहीं। कहने का यही मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों के क्यों के जवाब आने के लिए आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए। भैया तुम ही पढ़ा दो, भाई अगर तुम मुझसे कहोगे जी एसी समझाने के लिए वो सारी चीज़ें पढ़ा दो, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 साल की स्टडी है। अब इतना समय तो हमारे पास है नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि बहुत सारे क्यों के जवाब हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उनमें ना बहुत सारा समय लग जाएगा और हम उन चीज़ों को, इतना समय ना हमारे पास है और वो पेपर में कभी नहीं आती हैं। जो पेपर में आएगी उस हर चीज़ को मैं आपको क्यों के साथ ही बताता हुआ चलूंगा। ठीक है जी, चलिए। तो थोड़ा सा आपको अपनी उत्सुकताओं को हल्का सा दबाना होगा क्यों के मामले में। अब एक भाई ने मुझसे कहा कि भैया जी मुझे एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि ये प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि जैसे मैं ना इस सोलर सिस्टम की, इस सौर मंडल का अध्ययन करना चाहता हूँ, इस सोलर सिस्टम की स्टडी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ये है मान लो कोई ग्रह, और मैं ये चाहता हूँ मैं ये पता लगा लूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लेता है, तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई मेरे, तुम्हें इसकी चाल पता होनी चाहिए, यानी कि इसकी स्पीड पता होनी चाहिए, और साथ ही तुम्हें इसकी दूरी पता होनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये पता करना है तो तुम्हें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, तो तुम फॉर्मूला लगा लोगे। उसने कहा ठीक है चलो मैं कर लूँगा, लेकिन उसने मुझसे कहा मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये आखिर हैं क्या, इनको मैं क्या बोलूँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो मैं कहूँगा कि भाई ये होती हैं राशियाँ, ये होती हैं राशियाँ, यानी कि ये होती हैं आपकी क्वांटिटीज। ठीक है, राशियाँ होती हैं, क्वांटिटीज होती हैं। अब उसने कहा अच्छा, अब बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, आज का जो चैप्टर है ना इससे पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं और पूरी फिजिक्स की पृष्ठभूमि जमाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आना चाहिए आज का और कल का। जैसे मकान बनने से पहले एक नींव खुदती है ना, और नींव जितनी मजबूत होगी चाहे मकान कितना मजबूत बना लो, आज के और कल के चैप्टर जितने मजबूत होंगे, चाहे आप आगे के लिए कितनी भी कठिन चीज़ों को पढ़ना, सब आपको समझ में आ जाएंगी। इसलिए आपको समझना होगा आज का चैप्टर। तो उसने मुझसे कहा कि आप ये कहना चाहते हो कि पूरी फिजिक्स में हमें पढ़ना ही क्या है, राशियाँ पढ़नी है। भाई किसी चैप्टर में आप इनको पढ़ते हो, किसी चैप्टर में आप दूरी, विस्थापन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, किसी चैप्टर में आप बल पढ़ते हो, अगले चैप्टर में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ते हो, गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में छोटा जी, बड़ा जी। ये सब क्या है? ये सब राशियां ही तो हैं, क्वांटिटीज ही तो हैं, और इससे ज़्यादा क्या है। आप किसी ध्वनि के चैप्टर में जाएंगे, आवृत्ति पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि आप ये कहना चाह रहे हो कि पूरी फिजिक्स के जितने चैप्टर हैं
हर चैप्टर में हमें कुछ कुछ क्वांटिटीज को पढ़ना है, 4 4 6 6 8 8 10 10 क्वांटिटीज को पढ़ते हुए चले जाना है। मैं कहूँगा भाई बिल्कुल चले जाना है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि हाँ, अब हमें समझ में आ गया कि पूरी फिजिक्स किसका अध्ययन है? सिर्फ राशियों का अध्ययन है। तो जो बात मैंने बोली है बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूं उसको, और मैं कहता हूं कि भौतिकी की समझ के लिए, भौतिकी की समझ के लिए देखो यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको यह पता लगेगा कि मेन जड़ क्या है। भौतिकी की समझ के लिए राशियों की समझ का होना आवश्यक है। भौतिकी की समझ के लिए राशियों की समझ का होना आवश्यक है। मेरे कहने का मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटीज आनी चाहिए, यानी कि टू अंडरस्टैंड क्वांटिटीज वी नीड टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, टू अंडरस्टैंड फिजिक्स वी नीड टू अंडरस्टैंड क्वांटिटीज फर्स्ट। कि भई हमें किसकी समझ का होना जरूरी है? हमें क्वांटिटीज की समझ का होना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा चलो, बहुत आसान सी बात है। अब एक भाई ने मुझसे कहा कि भैया मैं कुछ राशियां उठाता हूं, बहुत बेसिक बेसिक। मैंने कहा क्या? उसने कहा मैं कुछ राशियां उठाता हूं, यह है आपकी लंबाई यानी कि लेंथ, एक उठाया मैंने द्रव्यमान यानी कि मास, और एक उठाया मैंने समय यानी कि टाइम। अच्छा, मैंने कहा फिर मान के चलो आप किसी दुकान पे खड़े हो सामान लेने के लिए, और कोई आके आपसे कहता है कि भैया ये जो तुम्हारे गांव का मंदिर है भैया, इसकी तुम्हारे यहाँ से कितनी दूरी है? तुम कहोगे यार कुल 200 दूर है। तुम क्या लिख दोगे? कि कुल 200 की दूरी पर है। ठीक है। और तुम खड़े हो दुकानदार से चीनी लेने को। तुमने कहा दुकानदार अंकल से, अंकल जी हमें जरा 5 चीनी दो यार, बहुत जल्दी है, घर रिश्तेदार आए हुए हैं, चाय बनानी है, 5 चीनी दो। अच्छा, उस आदमी ने पूछा तुमसे कि भैया वहां तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा? क्योंकि उसको तुम्हारी बात इस चीज से तो समझ में नहीं आई, लंबाई से तो समझ में आई नहीं है। तुमने कहा जी कुल 10 का समय लगेगा। सारी बात मुझसे ही पूछ लोगे? कुल 10 का समय लगेगा। अच्छा मुझे बताओ, क्या इन तीनों बातों में से कोई सी बात क्लियर है? आपको लग सकता है कि भैया ये मास्टर जी थोड़े से नशे वशे में तो ना है, क्या बोल रहे हैं 200 दूरी है, 5 चीनी है और 10 समय है। नहीं भैया, मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप इन राशियों को, ये क्या है? राशियां हैं, ये हैं आपकी क्वांटिटीज। अगर आप इन क्वांटिटीज को, अगर आप इन राशियों को समझना चाहते हैं, ये हैं सारी की सारी राशियां यानी कि क्वांटिटीज। अगर आप इन क्वांटिटीज को समझना चाहते हैं तो इन नंबरों के साथ, इन संख्याओं के साथ आपको कुछ कुछ चीजों की जरूरत है। क्या 200 के साथ हो सकता है आप उससे ये कहना चाह रहे थे कि 200 मीटर की दूरी पर है। इंग्लिश में आप चाहें तो इसको मीटर लिख देंगे ऐसे, 200 मीटर की दूरी पर है। और द्रव्यमान के साथ जब आप अंकल जी से चीनी मांग रहे हो तो हो सकता है आप ये कह रहे हो जी 5 किलो चीनी दे दीजिए हमें। कितनी? 5 किलो चीनी। और समय में क्या कहना चाह रहे हो आप? कि जी 10 सेकंड का समय वहां तक जाने में आपको लगेगा। तो जरा मुझे ये बताइए कि अगर मैं एक राशि को समझना चाहता हूं तो उसके संख्यात्मक मान के साथ, ये क्या है उसका? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ मुझे इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और ये हैं मात्रक। ये क्या होते हैं? मात्रक यानी कि यूनिट्स। तो मैं कह सकता हूं कि राशियों की समझ के लिए, राशियों की समझ के लिए आपको संख्यात्मक मान के साथ साथ मात्रकों की आवश्यकता होगी। मात्रकों को जिंदगी में हम, मात्रकों को जिंदगी में हम ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे कि शादी में जाने पे दूल्हा दुल्हन बैठे हों तो ज़्यादातर लोगों का ध्यान सिर्फ दुल्हन की तरफ होता है, बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देते जैसे दूल्हे को इग्नोर कर देते हैं ना। लेकिन मात्रकों को आपको ध्यान में रखना है। एक बार कृपया बताएंगे कि हाँ मेरी बात समझ में आ गई है कि अगर किसी राशि को मुझे समझना है तो संख्यात्मक मान के साथ साथ मुझे मात्रक भी अवश्य समझने होंगे।
एक बार सभी दोस्त बता दो कि हाँ जी ये बात मेरी समझ में अच्छे से आ गई है। फिजिक्स की लगभग 20 क्लास चलेंगी मित्र, फिजिक्स की लगभग 20 क्लास चलेंगी और 20 क्लास में आपका सिलेबस हो जाएगा। जी बिल्कुल, डेली क्लास 8 बजे होगी। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे मेरे भाई बहन कह रहे हैं कि 4 बजे कर लो, 5 बजे कर लो। देखो मैं माफ़ी चाहूँगा, आप में से शायद बहुत सारों को पता हो ना पता हो, मैं, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं दिल्ली जल बोर्ड में सब डिविजनल ऑफिसर की पोस्ट पे हूँ, एसडीओ। तो मेरी जो ऑफिस की टाइमिंग होती है, और मेरी ये आपकी जगह जो है ग्रेटर नोएडा है जहाँ पे हमारा स्टूडेंट, चाहूँगा मैं कि दिन के समय में मैं आपकी क्लास को नहीं कर सकता हूँ। चलिए, लेकिन मैं मानता हूँ कि आप ना कितने भी थक के बैठ जाना पूरे दिन में, आपको कभी इस क्लास में ऐसे लगेगा ही नहीं कि 1 घंटा कहाँ चला गया या हमें इस क्लास को 1 घंटे लेना पड़ रहा है। आप बस मेंटलिटी ये सेट ही मत करना, मैं वादा करता हूँ आप कभी बोर नहीं होगे इस क्लास में। ऐसे कट जाएगी ये क्लास, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ना बहुत ज़्यादा कभी आपको इसको ऐसे बिल्कुल कंसंट्रेटेड होकर देखने की ज़रूरत। मेरी कोशिश रहेगी हंसी मजाक में आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूं जो बात मैंने यहां सीखी, मैं ये कह सकता हूं कि राशियों राशियों की समझ के लिए, मैं अपनी भाषा में लिख रहा हूं, पेपर में नहीं पूछी जाएगी ये बात, लेकिन आपके सीखने के लिए जरूरी है। अरे मक्खी देवी कहां से आ गई। राशियों की समझ के लिए, राशियों की समझ के लिए मात्रकों की मात्रकों की समझ आवश्यक है। राशियों की समझ के लिए मात्रकों की समझ आवश्यक है। यानी कि टू अंडरस्टैंड, ऐसे लिख लो, टू अंडरस्टैंड क्वांटिटीज, टू अंडरस्टैंड क्वांटिटीज वी नीड टू अंडरस्टैंड वी नीड टू अंडरस्टैंड यूनिट्स ऑल्सो, वी नीड टू अंडरस्टैंड यूनिट्स ऑल्सो, कि भाई हमें मात्रकों की समझ का होना भी आवश्यक है। ठीक है जी, चलो, हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई है, सही है। अब देखो कहानी कैसे चल रही है, मेरी कोशिश रहेगी बड़े सीक्वेंस में चीजें चलें। आप अगर समझें तो क्या कह रहे हैं हम, कि भौतिकी प्रकृति का अध्ययन है, ठीक है, नेचर की स्टडी है। नेचर को समझने के लिए राशियां समझनी पड़ेंगी, हमें क्वांटिटीज समझनी पड़ेंगी, और क्वांटिटीज को समझने के लिए हमें मात्रक समझने पड़ेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फिर सबसे जरूरी चीज तो मात्रक ही हो गई। सबसे जरूरी चीज क्या हो गई, यूनिट हो गई है। प्रकाश चैप्टर आपका ऑप्टिक्स में आता है, प्रकाशिकी में आता है, जो मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया है। ठीक है, देखो कभी आपको ना मेरी तरफ से शिकायत नहीं मिलेगी कि सिलेबस में कुछ भी रह गया, चैप्टर रह गया। अब आप इस क्लास में आ गए हो ना, सिर्फ आप एक टेंशन लो, वो क्या है, रिवीजन की। मैं बार बार उसके लिए बोलूंगा, जितना पढ़ो उसका रिवीजन करो, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना, कहीं से कोई थ्योरी और पढ़नी है, कुछ नहीं। सब कोई टॉपिक, कोई थ्योरी कहीं से कुछ पढ़नी है, कुछ भी नहीं, आपको सारी चीज़ें यहाँ आराम से मिलेंगी। अच्छा जी, अब पढ़ते हैं जरा मात्रकों को। तो मात्रकों के लिए मैं कुछ वही बेसिक राशियां लेता हूं, कुछ बेसिक बेसिक सी क्वांटिटीज लेता हूं, और ये क्वांटिटीज हैं आपकी वही जिनके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। कौन कौन सी हैं, लंबाई यानी कि लेंथ, और चैप्टर के बाद ना मैं आपको हर एक चैप्टर से जो एसएससी जीडी में क्वेश्चंस आए हैं वो भी करवाऊंगा। लंबाई, द्रव्यमान यानी कि मास, और समय, यही 3 क्वांटिटीज में लेता हूं, यही 3 राशियां लेता हूं। अब देखो कि मात्रकों का क्या है ना, कि इस पूरे वर्ल्ड में हर एक देश में एक राशि का अलग अलग मात्रक होता है। जैसे अगर हम इंडिया में बात करें तो हम लंबाई को किस में नापने में कंफर्टेबल होते हैं, मीटर में। हम प्लॉट ले रहे हैं तो मीटर में ले रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं कपड़ा खरीद रहे हैं तो मीटर में बता रहे हैं, हम दौड़ लगा रहे हैं तो कितने मीटर की दौड़ है जी, 1600 मीटर की दौड़ है, 800 मीटर की दौड़ है। हम मील भी बहुत ज्यादा नहीं कहते, हालांकि देखो 1600 मीटर की दौड़ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 मील, लेकिन 1 मील कभी नहीं कहते, हम तो 1600 मीटर ही कहते हैं। हालांकि मील है, वो बनाया गया है कॉन्सेप्ट मील के लिए, लेकिन हम क्या बोलते हैं जी, मीटर ही बोलते हैं। तो जैसे भारत में आप कंफर्टेबल हैं लंबाई को मीटर में मापने के लिए, बस ऐसे ही लिखते चले जाओ, आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, लंबाई को मीटर में मापेंगे। अब बाकी देशों में अगर आप जाएंगे, पहले भारत का लिख लो, चलो भारत क्या 80% देश लिखो, इस दुनिया के 80% देशों में
वही मात्रक फॉलो होते हैं जो भारत में फॉलो हो रहे हैं। अच्छा, द्रव्यमान को किस में मापना पसंद करेंगे हम? भाई कभी हम दुकान पे जाके ये थोड़ी बोलते हैं कि अंकल जी हमें तुम 5,000 ग्राम चीनी दे दो, जबकि 5 किलो और 5,000 ग्राम एक ही बात है। लेकिन अंकल जी कहेंगे ए भैया कैसे पागल पागल है वो 5 किलो कह दे। तो हम किलोग्राम में मापने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। द्रव्यमान को किस में मापना पसंद करेंगे हम? किलोग्राम में मापना पसंद करेंगे, ठीक है, किलोग्राम में मापना पसंद करेंगे। और समय को किस में मापना पसंद करेंगे हम? समय को हम लोग सेकंड में मापना पसंद करते हैं अगर हम इंडियन हैं, या देश में 80% ऐसा होता है। लेकिन अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं या आपने कभी विदेशों में इन मात्रकों के बारे में बातें सुनी हो, तो आपकी आपसे पूछा जाता है आपने कभी पिच की लंबाई नपती हुई देखी हो तो कभी मीटर में नहीं नपती देखी होगी। या आप विदेश में कभी किसी क्षेत्रफल की बात करते हैं, प्लॉट की बात करते हैं, मकान दुकान की बात करते हैं, तो वहाँ पे बातें यार्ड में या गज में होती हैं। तो कुछ 10% देश ऐसे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले सकता हूँ फ्रांस। आप फ्रांस में जाएंगे तो वहाँ पे लंबाई को कोई मीटर में नापना पसंद नहीं करेगा। ज़्यादातर बोलचाल की भाषा में वहाँ पर लंबाई को मापा जाता है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर। और द्रव्यमान को मापा जाता है ग्राम में, द्रव्यमान को ग्राम में, लेकिन समय को सेकंड में ही मापा जाता है। कोई समस्या वाली बात नहीं है, समय को सेकंड में ही मापेंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब कुछ बाकी 10% जो देश हैं, 80 और 10 90, बाकी 10% जो देश हैं, जैसे कि आप ब्रिटिश कंट्रीज में जाओगे तो ब्रिटिश कंट्रीज में लंबाई को वो लोग मापना पसंद करते हैं फुट में, ठीक है, फुट। और द्रव्यमान को मापना पसंद करते हैं पाउंड में, पाउंड एक यूनिट है द्रव्यमान की। और समय को तो ठीक है वो भी सेकंड में ही मापना पसंद करते हैं। अब यहां से हमने इस चीज को बोला कि ये एक मात्रकों की प्रणाली है। प्रणाली का मतलब क्या होता है? एक सिस्टम है कि भाई इस सिस्टम से हम चलेंगे। तो इसको हमने बोल दिया कि भैया जी ये है मात्रकों की प्रणाली। तो इस चैप्टर की मेन हेडिंग हुई मात्रकों की प्रणाली। ऐसा मत समझना कि मैं बाद में क्यों लिखवा रहा हूँ, मैं तो भूल गया, मैं तो बाद में लिखवा रहा हूँ आपको, आपके नोट्स खराब हो गए। थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करना अगर मैंने ऊपर छोड़ी है तो। मैं हेडिंग का मतलब ये समझता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए, और टॉपिक समझ में आ गया तो आपको हेडिंग अपने आप समझ में आ जाएगी। अब शायद मैं मात्रकों की प्रणाली शुरू में लिखता तो आपको लगता जाने क्या ही पढ़ेंगे, लेकिन अब आपके लिए ये नई चीज नहीं है, ठीक है। मात्रकों की प्रणाली यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इसकी हेडिंग है। अब एक बच्चे ने कहा भैया जी इसको शॉर्ट में कैसे बोलूंगा मैंने कहा एक काम करो, हर एक मात्रक का पहला पहला लेटर उठाओ। उसने कहा MKS। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ? 80% देशों में जो फॉलो हो रहा है इस सिस्टम का नाम है MKS सिस्टम, यानी कि MKS प्रणाली, ठीक है। भैया जी ये जो सिस्टम है, ऐसे तो इसका C उठा लूं, इसका G उठा लूं, इसका C। मैंने कहा बिल्कुल। और इस सिस्टम को बोला जाता है CGS सिस्टम, यानी कि CGS प्रणाली, ठीक है। और तीसरा तो आप समझ गए होंगे, बहुत समझदार हैं, कि F उठा लो, P उठा लो, S उठा लो, और ये बन गया जी आपका FPS सिस्टम, यानी कि FPS प्रणाली। देखो नो डाउट आप में से सभी को पता होगा कि FPS क्या होता है, CGS क्या होता है, MKS क्या होता है, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि MKS था तो CGS की क्या ज़रूरत है, CGS था तो FPS की क्या ज़रूरत है। अब आप समझ गए होंगे कि हर एक देश में इन्हें अलग अलग बोला जाता है। तो कृपया बताएंगे कि हाँ मुझे ये तीनों प्रणाली बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। एक बार सभी थम्स अप करेंगे कि हाँ भैया यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें आगे लेके बढ़ सकते हैं। ये हो गई मात्रकों की 3 प्रणाली। पहली प्रणाली आपकी MKS हो गई, दूसरी आपकी CGS हो गई, और तीसरी आपकी FPS हो गई। कि एक बार कृपया करके अपनी सहमति दे दें कि कोई दिक्कत नहीं है। एक भैया अभी कह रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन SSC GT में नहीं हुआ। देखो भाई मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूँगा कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने आए हैं तो कभी ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरा पहले ही अटैम्प्ट में हो जाए। मैं तो भगवान से हमेशा दुआ करूँगा कि आपका हो जाए पहले अटैम्प्ट में, लेकिन पहले अटैम्प्ट में बहुत कम बच्चों का हो पाता है, और उनमें से बहुत सारों का तो लक बाई चांस होता है। क्यों भैया ऐसा क्यों नहीं हो सकता पहले अटैम्प्ट में? देखो मैं मानता हूँ कि जो तैयारी करना है ना, ये एक यात्रा है, और
ऐसा नहीं होता कि मान लो तुम एक नई जगह जा रहे हो, एक नई सड़क पे तुम कार ड्राइव कर रहे हो, तो आपको नहीं पता होता कि रास्ते में कहाँ ब्रेकर आएगा, कहाँ गड्ढा आएगा। और आप तो डेफिनेटली हर आदमी शुरुआत तो पहली बार तो करेगा ही करेगा, तो उसको कभी नहीं पता होता कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। गलतियाँ आदमी तब समझता है जब वो रिजल्ट्स नहीं पाता है। एग्ज़ाम में फेल हुआ, उसको समझ आएगा जी अच्छा मेरी कमी थी मॉक टेस्ट ना देना। वो मॉक टेस्ट देगा, अगले एग्ज़ाम में फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा, फिर उसको लगेगा कि यार मैंने रिवीजन नहीं किया था। जैसे अगर मैं एक सच्चाई की बात बताऊं, देखो मैंने भी तैयारी की है और आज से लेकर इस क्लास के अंत तक मैं जो भी बातें कहूँगा ना, मैं आपसे वो कहूँगा जो मैंने व्यक्तिगत रूप से सीखी हैं। मैंने कहीं किसी की सुनी हुई बात नहीं कहूँगा, ना किसी वीडियो से सुनी हुई, मैं वो कहूँगा जो मैंने व्यक्तिगत रूप से सीखी हैं। जैसे आप नोट भी करते रहिए, ये उन बच्चों के लिए है स्पेशली जिनका आज एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। देखिए जब हम शुरुआत में तैयारी करते हैं ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे भी, तो हवा भी नहीं लगती कि चल क्या रहा है, आपको पता ही नहीं होता कहाँ से पढ़ूँ कैसे पढ़ूँ। तो आप कोई एक किताब उठा लोगे, जैसे बहुत सारे बच्चे मान लो किसी एक किताब को उठा लिया और उसमें भी कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, आपको तो जो पसंद आ रहा है, आपको पता है कि भाई मान लो ए सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ने में, चाहे वो एग्जाम में कम आता है ज़्यादा आता है, उस स्तर का नहीं आता, उस स्तर से ज़्यादा आता है, आपको कुछ नहीं पता होता, बट फिर भी आप उसको पढ़े चले जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, आपको लगता है मैंने बहुत मेहनत की एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। फिर अगली बार आपको पता लगता है अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है, वो पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। फिर आप फ़ोन सामने रख के बस क्लास लेते हैं 8-8 घंटे, लाइव क्लास ले लें, बस क्लास ले लें, आपको लगता है उतने से तैयारी हो जाएगी, एक टीचर जो पढ़ा रहे हैं केवल उसी से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। फिर आपको ये कमी पता लगती है कि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा नहीं की। हो सकता है उसी समय आपको ये भी समझ में आ जाए कि प्रैक्टिस के साथ साथ मुझे रिवीजन भी ज़रूर करना चाहिए था। तो कई बार में जाके ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा पहली बार में क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है, दूसरी बार में क्यों नहीं हुआ। सिलेक्शन बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना मेहनत के साथ साथ एक ट्रिक है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी नहीं निकाल पाते, कुछ बच्चे थोड़ा पढ़ने के साथ निकाल देते हैं। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि मेहनत नहीं चाहिए, मेहनत चाहिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, और वो मैं बीच बीच में आपको जो संभव मुझसे हो सकेगा मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है जी, जो जो चीज़ें ज़रूरत की होती हैं। चलिएगा, तो ये हो गया आपका 3 तरह की प्रणालियाँ। अब सुनो, नोट हो गया सबका, ठीक है, और मैं ये बातें बस वहाँ करूँगा जब आपको मैं नोट करने के लिए समय दूंगा, क्योंकि ये बातें भी ज़रूरी हैं। अब एक बच्चे ने मुझसे कहा, या ऐसे मानिए कि आप 3 देशों की ना मीटिंग हो रही है, उसमें अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, और उसमें मान लो फ्रांस के प्रधानमंत्री भी हैं, और उसमें मान के चलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी हैं। तो बात चल रही है, ये चाहते हैं कि हम एक मिसाइल बनाएं तीनों देश मिलके। अब एक बात समझो कि अगर मैं आपको 1 किलो चीनी देकर ये कहूँ ये 5 किलो चीनी है, तो आप उसको ऐसे ऐसे करके ही तोल दोगे, है कि नहीं है? ऐसे ऐसे करके ही तोल दोगे, तुम कहोगे अरे यार ये 5 किलो सी तो ना लग रही। लेकिन मैं आपको कहूँ ये चीनी है, कुछ चीनी दूँ और उसको कहूँ 5 पाउंड है, तो क्या आप उसको हाथ में लेके अंदाजा लगा पाएंगे? नहीं, क्योंकि पाउंड कभी हमने बचपन से देखा ही नहीं। तो वैसे ही मिसाइल की लंबाई के बारे में बात चल रही है। अब अपने मोदी जी कह रहे हैं भाइयों बहनों, इस मिसाइल की लंबाई कम से कम 30 मीटर तो रखनी पड़ेगी। अब भाई ये देश के प्रधानमंत्री भड़क गए अपने फ्रांस के, क्योंकि इनको मीटर की भाषा नहीं आती है। इन्होंने कहा हे मोदी जी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? द लेंथ ऑफ दिस मिसाइल शुडंट बी इन द मीटर, दिस मस्ट बी इन द सेंटीमीटर। यानी कि ये सेंटीमीटर में बोलो ना, मीटर क्या होता है। अब भैया ये भड़क गए, व्हाट आर यू बोथ टॉकिंग अबाउट, व्हाई आर यू टॉकिंग इन द मीटर एंड सेंटीमीटर, प्लीज टॉक इन द फुट। ये कह रहे हैं कि मतलब फुट में बात करो भाई, ये मीटर सेंटीमीटर क्या होता है। अब भैया यहाँ तो गड़बड़ हो गया मामला, तुम वहां कोने में खड़े हंस रहे हो। मोदी जी ने कही कहाँ के हो? तुमने कहा जी यूपी का हूँ, अभी योगी जी को फोन करके बुलडोजर चलवा रहा हूँ। हाँ, तुमने कहा महाराज रुको यार, इतना नाराज क्यों रहते हो? उन्होंने कहा तुम हंस क्यों रहे हो? तुमने कहा जी मेरे पास तुम्हारी समस्या का समाधान है। उन्होंने कहा कैसे समाधान है? तुमने कहा देखो तुम एक गलती कर रहे हो। क्या? जैसे भाषाओं के साथ होता है ना, जैसे लैंग्वेज के साथ होता है। क्या होता है लैंग्वेज के साथ? भाई मान लो जैपनीज, चाइनीज और इंडियन है, हम हिंदी बोले, वो जैपनीज बोले, वो चाइनीज बोले, किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। तुम पूछोगे मोदी जी से फिर तुम क्या करते हो एक दूसरे की भाषाएं समझने के लिए? उन्होंने कहा इंग्लिश में बात करते हैं। उन्होंने कहा बस यही काम करो ना। जैसे तुमने एक कॉमन लैंग्वेज बनाई हुई है इंग्लिश, वैसे ही एक कॉमन सिस्टम बना लो, एक उभयनिष्ठ पद्धति बना लो, एक प्रणाली बना लो जो सबको समझ में आए, जो सबको समझ में आ जाए। तो कैसे? एक सिस्टम की सोचा गया, तब जाकर हमें एक चौथे सिस्टम की जरूरत पड़ी। 3 सिस्टम होने के बाद हमें चौथे सिस्टम की जरूरत पड़ी,
जिसको इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो किया जाना चाहिए, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर फॉलो किया जाना चाहिए, और ये है इंटरनेशनल सिस्टम। शॉर्ट में इसको बोल देते हैं एसआई, इंटरनेशनल सिस्टम। अपने आप ही इसमें है इंटरनेशनल सिस्टम। बहुत से लोग एसआई सिस्टम बोलते हैं, नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम अपने आप आ गया, उल्टा बोला जाता है। और इसको हिंदी में बोला गया मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखो, नो डाउट आपको पता होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम भी कुछ होता है, लेकिन शायद ये नहीं पता होगा कि 3 प्रणालियां होने के बाद भी इस चौथी प्रणाली की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। बट उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आया होगा कि इंटरनेशनल सिस्टम क्यों जरूरत पड़ी। अब आपको ना इसको समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, मान लो हम जी रहे हैं 1960 में, 1960 की बात है ये आज, और 1960 में हमें एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाने की ज़रूरत महसूस होती है। यानी कि आज हमने एक परिकल्पना करते हैं, आज हमने एक परिकल्पना की, आज हमने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम बनाएंगे, और ये बात है 1960 ईस्वी की। अब एक बात बताओ, जैसे आज हो, आज आपके मन में ख्याल आया कि यार शादी कर लेनी चाहिए, शादी भी होनी चाहिए। तुम्हारे किसी दोस्त की हो गई है, वो उसका जीवन बड़ा सुखी है, दोनों ही बातें, दुखी भी हो सकता है। मान लो सुखी है, तुम्हारे दोस्त का जीवन सुखी है, जैसे हमारा हरीश है, खूब सुखी है शादी करके। क्यों भाई हरीश जी? अब मैंने भी सोचा कि यार चलो मैं भी शादी कर लेता हूँ, या तुमने सोचा आज ही शादी कर लेते हैं, तो आज ही थोड़े ना तुम जाके किसी के गले में माला डाल दोगे। अरे भाई, पहले तो हो सकता है एक नौकरी लेनी पड़े, या आप किसी नौकरी पर लग भी गए तो फिर आप अपने घर वालों से कहोगे जी ठीक है, मैं नौकरी पे लग गया, लड़की देख लो। फिर वो लड़की देखेंगे, और फिर एक समय लग जाएगा, लड़की कभी आपको रिजेक्ट करेंगी, कभी आप उनको रिजेक्ट करोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे ही जिस दिन सोचा गया कि आज हम एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बनाते हैं, एक इंटरनेशनल सिस्टम हम बनाते हैं, उसी दिन ये लागू नहीं हो गई थी, क्योंकि सभी देशों से बातचीत करनी थी, सभी देशों के बीच एक कॉमन चीज जनरेट कर रहे हैं जिसे सभी देश स्वीकार करेंगे। तो इस काम को होने में लग गए 11 साल। तो 1960 के बाद 1971 में ये पद्धति लागू हुई, ये जो अप्लाई हुई, ये जो लोगों के बीच में आई, ये आई 1971 ईस्वी में। ये क्लैरिटी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी। अब देखो क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन कराता हूं, यही क्वेश्चन आएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम एसआई पद्धति कब लागू हुई। एक प्रश्न आएगा कि ये कब लागू हुई, यानी कि एसआई सिस्टम अप्लाइड, किस वर्ष में ये अप्लाइड हुआ। ऑप्शंस होंगे, ऑप्शन होंगे आपके 1960, बी ऑप्शन होगा आपका 1950, सी ऑप्शन होगा आपका 1947, डी ऑप्शन होगा सन 2000। अब बताओ क्या ऑप्शन चुनोगे? एक बच्चे के अभी दर्द हो जाएगा, भैया तुमने तो कही लागू 1971 में हुई, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही ना है। हाँ, ऐसे बुकों में लिखा भी हुआ है, और मजे की बात है सवाल पूछा भी गया है और कमीशन ने आंसर भी दिए हैं। तो भैया फिर ऐसे प्रश्न में तुम ये मान लेना कि दरअसल वो ना लागू हुआ पूछना ही नहीं चाहता, वो पूछना चाहता है कब इसका कॉन्सेप्ट आया था। तो ऐसे प्रश्न में ऐसा नहीं है इन्विजिलेटर को बुलाओ, वो जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको बुलाओ, अंकल जी इसमें तो कोई भी सही नहीं है, बहुत दर्द हो रहा है। वो कहेगा भाई साहब मैं तो 10वीं पास हूँ, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, मुझे तो 400 रुपये मिलेंगे ड्यूटी के, एक समोसा चाय मिल गया, मुझे कुछ नहीं पता। तो ऐसे केस में तुम्हें ऐसा आंसर लगा के आना है जो उसके नज़दीक होगा। तो आप क्या लगाएंगे? डेफिनेटली 1960 लगाएंगे। अब भैया सुनो, मुझे अभी टेलीग्राम डाउट ग्रुप में मतलब पेटना कि तुम तो गलत पढ़ा रहे हो, लागू लिखो 1971 में, टिक लगा रहे हो 60 पे। समझ गए ना मेरी बात? ऐसे भी ये प्रश्न पूछा जाता है, तो उस समय पे हमें अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से नजदीकी ऑप्शन पे टिक करना रहेगा। ठीक है जी। आपने पहले 1967 लिखा है, कहीं 67 अगर लिखा दिया है तो वो गलती से हो गया है, माफी चाहूंगा। एग्जैक्ट आंसर आपका 1960 है। ठीक है जी, चलो बहुत ही बढ़िया। तो जरा बताएंगे कि हाँ मुझे आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए जी, क्या मैं पहली बार में सेलेक्ट नहीं हो सकता? देखो बच्चे, मैं जो बात करूंगा ना, हमेशा मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करूंगा। मैं कभी ना हवा में बात नहीं करूंगा। मैं कभी आपको 2 लाइन जोश में मोटिवेशन की सुना के, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन दे के कभी ये नहीं कहूंगा, ऐसे नहीं तुम्हें महसूस कराऊंगा कि आज तो हम इस दुनिया पे राज कर सकते हैं और पता चला 5 मिनट बाद सब ढेर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। मेरी बातों को समझने की कोशिश करें। मैंने ना बहुत लंबा समय तैयारी में गुजारा है और बहुत सारे उतराव चढ़ाव देखे हैं। मेरी तैयारी का समय करीबन 6 साल था। बहुत सारे एग्जाम्स में मैं फेल हुआ हूँ, तो उनके ग्राउंड पे मैं बात करता हूँ हमेशा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी किसी बात का गलत मतलब मत निकालना, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप पहली बार में 100% हो सकते हैं। मेरी बात तो सिर्फ उनके लिए थी जिनका आज सिलेक्शन नहीं हुआ।
आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल हो सकते हैं। मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा था कि जिन मेरे भाई बहनों का अब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये समझें कि मेरा भी हर बार पहली बार में हो जाएगा। ठीक है जी, चलो भैया, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई आपकी बात। अब देखो करना क्या है हमें, कि क्या करना है, मात्रकों को बांटना है अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। क्या बताओ, पीछे वाले 3 ही राशियां हैं, उनके कुछ छोटे 3 राशियां हैं, तो क्या 3 ही मात्रक होंगे? नहीं, राशियां तो बहुत सारी हैं भाई। राशियों की संख्या कितनी है मैंने आपको बताया। हर एक चैप्टर में आपको राशियां ही तो पढ़नी है, हर एक चैप्टर में आपको क्वांटिटीज पढ़नी है, राशियां पढ़नी है। और आपके यहाँ 12 चैप्टर हैं, हो सकता है औसतन हर एक चैप्टर में 10 राशियां हों तो 120 राशियां हों, लेकिन आप पीएचडी एमएससी पे लेवल पे जाएंगे तो फिजिक्स बहुत बड़ी है, बहुत सारे चैप्टर, बहुत सारी राशियां, तो हम कह लेते हैं कि भाई अनंत राशियां हो। अब मान लो बहुत सारी राशियां सामने खड़ी हुई हैं और तुम्हें उनका एक गांव बसाना है। अब हमें उनको बांटना है। मान लो तुम्हें गांव बसाने की जिम्मेदारी मिली, उनके घर बसाने की जिम्मेदारी मिली, और तुम्हें उनको बांटना है। तो देखो, किसी भी चीज को बांटने के लिए हमेशा पहले एक आधार की आवश्यकता होती है, एक बेस की आवश्यकता होती है ना? आधार की आवश्यकता होती है। तो यहां पर हमने आधार चुना निर्भरता। मैं कहूंगा इन सभी राशियों से जो मेरे सामने बैठी हैं कि तुम में से वो निकल के आ जाओ जो आत्मनिर्भर हो, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब जिनको किसी की मदद ना लेनी पड़े। जैसे गांव में आपने देखा होगा, कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके पास अपना सारा सामान है, सब कुछ, खेती बाड़ी का सबका सारा सामान, लेकिन बाकी लोगों के पास, जिनके पास नहीं होता, उनसे मांग के काम चलाते हैं। तो मेरे पास ऐसी 7 राशियां निकल के आई। अब थोड़ी सी ये ज्यादा हैं तो इस वजह से मैंने इनको टाइप कर लिया है, हम लोग इनको यहां से देख लेंगे। मेरे पास ऐसे 7 राशियां निकल के आई जिनके पास अपना सब कुछ था। ये 7 राशियां मेरे पास निकल के आई। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मैं नोट करने का समय दूंगा, पहले समझ लो। ये 7 राशियां वो निकल के आई हैं जिनके पास अपना सब कुछ है। अपने सब कुछ होने का मतलब अपने मात्रक हैं, सेपरेट मात्रक हैं। देखो, मीटर में कहती है राशि की ये मेरा मात्रक है। अब पता है आपको, राशि कहने में, मात्रक कहने में ऐसे कुछ अलग फील नहीं आ रहा होगा। पहले आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि क्या क्वांटिटी, क्या राशि होती हैं, क्या मात्रक होते हैं, कुछ ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन अभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये इनके मात्रक हैं। अब देखो, लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको लिखने के लिए अलग से किसी की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये इसका अपना सेपरेट मात्रक है। अब सुनो, हमें ये बिल्कुल नहीं जानना है यहाँ पर कि तापमान क्या होता है, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, ज्योति तीव्रता क्या होती है। इनके लिए, सबके लिए सेपरेट चैप्टर हैं। आपको ये नहीं जानना है कि एम्पियर क्या होता है, केल्विन क्या होता है। ये सेपरेट चैप्टर्स में आएंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझो कि ये 7 राशियां हैं जिनके पास खुद के अपने मात्रक हैं, खुद की सेल्फ यूनिट हैं। ठीक है जी। तो ऐसी राशियों को 1 सेकंड का मुझे आप समय देंगे बस। ऐसी राशियों को बोला जाता है मूल राशियां, और इनके मात्रकों को बोला जाता है मूल मात्रक। ठीक है, पहले समझ लो बात को। हम क्या बांट रहे हैं? राशियों को बांट रहे हैं। और राशियों में सबसे पहली कैटेगरी हम बनाते हैं, एक कैटेगरी मूल मात्रकों की, फंडामेंटल यूनिट्स की। आप यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज भी लिखेंगे, मूल राशियां भी लिखेंगे, तो भी एक ही बात है, क्योंकि राशियों के ही तो मात्रक होते हैं दोस्त। ठीक है जी। अच्छा, तो इनकी संख्या कितनी आई है? 7 आई है। तो प्लीज आप इस बात को नोट कर लीजिए, इतनी बात को नोट कर लो, इतनी बात को नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नोट हो जाए तो कृपया एक बार हम सब करेंगे। एक बार नोट हो जाए तो कृपया बताएंगे कि हाँ जी भैया, मुझे समझ में आ गई आपकी बात, जो आप कहना चाहते हैं कि जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है, जो खुद में सेपरेट है। चलो भाई, क्या नाम है आपका? रोनल। मैंने आपको बताया है कि नहीं हो पाएगा क्लास का समय चेंज, मेरी थोड़ी सी मजबूरी है, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। ये इसके बाद ये आएगा, इसलिए मैंने हटाया था वो। अब नोट कर लो इसको,
स्क्रीनशॉट नहीं हो पाता धीरज, एप्लीकेशन में प्राइवेसी है, नहीं हो पाएगा। तो मैं देख रहा हूँ बीच बीच में आप सभी का बहुत सारा प्यार आ रहा है, या बहुत अच्छा समझाते हैं या बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और मैं जानता हूँ कि सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज तक जो चीज़ें शायद आपने रटी आपको उनका मतलब समझ में आ रहा होगा। ये बहुत सारी चीज़ें आपको कभी ना भी समझ में आई तो आसान भाषा में समझ में आ रही होंगी। तो सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी कोशिश बस यही रहेगी कि फिजिक्स जैसा विषय जो हमेशा से आपको स्कूल से लेके कॉलेज तक कभी आपने पढ़ा हो तो मुश्किल लगा, या कंपटीशन की तैयारी में भी आप इसको छोड़ते रहे होंगे, तो मैं वादा करता हूँ कि अपने ऐसे व्यवहारिक उदाहरणों की मदद से कुछ वीडियोस भी हम आगे बीच में लेंगे, कुछ फोटोज़ लिया करेंगे जहाँ जो ज़रूरी होगा, हंसी मजाक के साथ, ऐसे ऐसे उदाहरणों के साथ, ताकि क्लास बोर भी ना लगे, क्योंकि पूरे दिन के बाद आप भी थक जाते होंगे इस समय तक। तो मेरी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल बहुत प्यारे तरीके से इसको समझा कर चलें, और इतना भरोसा आप मुझ पे कर रहे हैं तो फिर मेरा विश्वास, मेरी जो कोशिशें हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मेरी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं कि ऐसा ना हो पहली क्लास तो आपको अच्छी लगी हो या मैंने ज़्यादा मेहनत कर दी हो, अगली क्लास में आप संतुष्ट ना हो, तो फिर मेरी जिम्मेदारियां मेरे काम के प्रति और बढ़ जाती हैं। आप सभी का बहुत सारा आभार, और पहली क्लास में मुझे महसूस हुआ है कि आप सभी बहुत शानदार और ज़बरदस्त वाले बच्चे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा बैक तो ठीक है, इसको नोट कर लो अगर आपका रह गया है तो, ये लीजिएगा। इतनी बात तो मैंने लिखवाई दी थी है ना, इतनी को रहने दो, नीचे वाली बात को लिख लो आप। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा आभार आपका। चलिए जी, बहुत बढ़िया, ये बात यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक, चलो अब ये हो गई 7 मूल राशियां। इसका मतलब अब ये 7 ऐसे निकल के आ गई। अब बाकी जो बची राशियां, बाकी जो राशियां बची हैं वो क्या कहती हैं कि भैया हम तो इन्हीं से मांग के काम चलाएंगे, बाकी जितनी भी राशियां बच रही हैं वो सब इनसे मांग के काम चलाएंगी। तो एक कैटेगरी तो हो गई, हमने इनको बोला मूल मात्रक कह दो या मूल राशियां कह दो, फंडामेंटल यूनिट्स कह दो, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब जो बची उन सब की हमने एक कैटेगरी बना दी बी, और मैंने कहा अगर मात्रक कहोगे तो व्युत्पन्न मात्रक, राशियां कहोगे तो व्युत्पन्न राशियां। मैंने कहा तुम हो व्युत्पन्न, यानी कि तुम हो ड्राइव्ड। उन्होंने कहा जी कैसे, क्योंकि मैंने कहा तुम इनसे मांग के काम चलाओगे। तो जो किसी और की मदद से उत्पन्न हो, व्युत्पन्न का मतलब जो किसी और की मदद से उत्पन्न हो, किसी और से ड्राइव होता हो। भैया जी किसी और से, किससे, मूल से। तो मैं कहूंगा ऐसे मात्रक, मेरे साथ नोट करेंगे आप, ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, जो मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं, जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। यानी कि आप कहोगे द यूनिट्स विच आर ड्राइव्ड, विच आर ड्राइव्ड with the help of, with the help of फंडामेंटल। भैया जी जो फंडामेंटल की मदद से उत्पन्न होते हैं। एक भाई ने मुझसे कहा जी इनकी संख्या कितनी होती है, तो मैंने कहा देखो कुल राशियों की संख्या मैंने आपको क्या बताई थी, इनफाइनाइट बताई थी, अनंत बताई थी। अब अनंत में से 7 माइनस कर दो तो क्या वो ऐसे बोलोगे अनंत माइनस 7 हो गई? समुद्र में पानी अनंत है, एक लोटा निकाल के आप ये कहोगे इसमें से एक लोटा कम हो गया, तौहीन होगी उसकी। तो इनकी राशियां, इनकी संख्या अनंत ही होती है। ये सवाल पेपर में वैसे कभी नहीं पूछा जाता, बट मैंने पिछला बताया है कि 7 होती है, तो आपका क्वेश्चन होगा जरूर कि ये कितनी होती हैं, तो मैंने बता दिया अनंत। एक भैया ने कहा जी कैसे, एक आधा एग्जाम्पल लिख के बताओ। देखो हालांकि राशियां हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन मैं वो राशि ले रहा हूं जो आपको पता है। जैसे मैंने बोला चाल, चाल एक राशि है, स्पीड एक राशि है, और चाल बराबर मैं कहता हूं दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ये चाल एक राशि है, ये इन दो राशियों से ही तो मिलकर बनी है भाई, दूरी और समय। दूरी किसके अंदर आती है, लंबाई के अंदर दूरी आ जाती है, वो हम आगे सीखेंगे। तो ये राशि इन दो राशियों से मिलकर बनी है। अगर आप मुझसे इसका मात्रक पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा कि भैया इसका मात्रक अगर आपको बनाना है, इसकी यूनिट अगर आपको बनानी है तो कैसे बनाएंगे? आप ये बोलेंगे कि भैया जी दूरी का मात्रक है मीटर, और
इस बटे को बोलते हैं हम विज्ञान की भाषा में, साइंस की लैंग्वेज में प्रति, और समय का मात्रक सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड आप इंग्लिश में लिखोगे मीटर, और इंग्लिश में इसको पर बोलते हो, और ये हो गया सेकंड। तो देखो, क्या इसकी यूनिट सेल्फ डिपेंडेंट है, आत्मनिर्भर है? बिल्कुल भी नहीं, आत्मनिर्भर नहीं है। इसको बनाने के लिए हमें अन्य दो मात्रकों की आवश्यकता पड़ी जो कि मूल मात्रक थे। इसलिए ये कैसी राशि है, इन पर निर्भर है, तो व्युत्पन्न राशि है, और ये व्युत्पन्न मात्रक है। अब आप सोच लो कोई भी राशि, अब एक बच्चा क्या करता है कि एक किताब उठाएगा और उसमें 100 व्युत्पन्न राशियों के मात्रक लिखे हुए हैं, वो उनको दौड़ा दौड़ाते जा रहा है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी है, प्रतिरोध का मात्रक ओम है, प्रतिरोधकता का ओम मीटर है, छोटे जी का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, बड़े जी का न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दबादब रटे जा रहा है। उसको लगता है कि ऐसे रटने से मैं याद रख लूंगा, कभी नहीं। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी, आइंस्टीन जी के परिवार में से नहीं हो तो भाई बिल्कुल नहीं रट सकते हो, मैं भी नहीं रट सकता अगर आप मुझसे कहो कि ऐसे रट लो। आप सोचो, आज भूल जाओगे। दिमाग का दरअसल पता है वर्किंग स्टाइल क्या होता है, भूलने का होता है। आपकी गलती नहीं है कि आपने एक बार पढ़ा, जी मुझे तो याद नहीं हुआ, मेरा तो दिमाग कमजोर है। अरे नहीं भाई साहब, प्रकृति ने दिमाग को भूलने के लिए बनाया है। क्यों? तुम बस में बैठे जा रहे हो, तुम दुकानों पे नामों को पढ़े जा रहे हो, अग्रवाल मिठाई भंडार, दीपक सैनिटरी स्टोर, राहुल पंचर की दुकान, घोड़े के नाल ठुकवाने के लिए इससे संपर्क करें, सब कुछ तुम पढ़ते जा रहे हो। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग उन सारी चीज़ों को हमेशा याद रखे तो वो तो फट जा पड़ेगा। तो जब तुम पूरे दिन भर में इन चीज़ों को पढ़ लेते हो और रात को तुम जब सो रहे होते हो तो दिमाग की प्रोसेसिंग चलती है। दिमाग पूछता है एक दूसरे से, भैया किस किस को भुला दूं, इसने तो घोड़े की नाल ठुकवाना तक याद कर लिया। तो दो दिमाग होते हैं हमारे, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। तो दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन हमारी टेम्परेरी मेमोरी में जाएगी। टेम्परेरी मेमोरी कहेगी भगा इन्हें यार, ये तो इसने ऐसे ही पढ़ लिया। परमानेंट मेमोरी पूछेगी क्यों जी, टेम्परेरी कहेगी क्योंकि इसने इसके बारे में कभी बात ही नहीं की दोबारा, तो इसके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जैसे कोई एक चीज़ है उसके बारे में तुमने दोबारा बात की, जैसे एक फॉर्मूला पढ़ा और आपने उसको सोने से पहले रिवाइज कर लिया, तो टेम्परेरी मेमोरी क्या कहेगी परमानेंट से, परमानेंट मेमोरी कहेगी इसको मत इरेज कर, ये तो इसने 2 बार रिवाइज करी है, इसका मतलब इसके काम किया, तो वो उसको परमानेंट मेमोरी में डाल देगा। ये स्टाइल होता है दिमाग के काम करने का। तो अगर आप सच में एक चीज को याद रखना चाहते हैं तो आपको फिर उसे बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। अब एक बार रट के तो कतई नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी कोशिश क्या रहेगी कि हम एक राशि के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। जैसे चाल का सूत्र मुझे पता लग गया, अब सूत्र से मात्रक बनाना हम सीखेंगे, तो हम रटेंगे नहीं, हम क्या है ना इन चीजों को सीखेंगे। हर एक चैप्टर में जैसे जैसे राशियां आएंगी, राशि के साथ ही उसका मात्रक सीखेंगे, और मैं वादा करता हूं कि मात्रक सारे के सारे यहाँ आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आपको बड़ी हंसी आ रही है वो घोड़े की नाल ठुकवाने वाली बात पे, ठीक है। हरीश तुम बहुत बहुत तेज हंसते हो बेटा ऐसी बातों पे। शादी की बात आ जाए, ऐसी बात आ जाए, एकदम से खुश हो जाता है बेचारा। ये भी पूरे दिन क्लास करवाता है तो इस टाइम मायूस सा बैठा रहता है, वो ऐसी बात है सुन के इसका भी दिल खुश हो जाता है। चलो, तो इन चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे हो जाएंगी। कभी मैं वादा करता हूँ कभी आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलो भैया, ये हो गई व्युत्पन्न मात्रकों की बात। चलो भाई साहब, कहानी खत्म हो गई और सारी की सारी राशियां हमने बांट दी। अब चलते हैं अपने घर। अब जहां राशियां बैठी थी वहां से तुम चल दिए। एक वहां नीम का पेड़ है, उसके पीछे 2 राशि अपना झोला टांगे हुए खड़ी हैं। तुमने कहा चित तुम कैसे रह गई यहां, तुम क्यों नहीं गई? इन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। उन दोनों राशियों ने। तुमने कहा क्यों? तुम ये बताओ ना कि तुम्हारे पास अपने मात्रक हैं, अगर हाँ तो मैं तुम्हें मूल में भेजूं, फंडामेंटल में भेजूं, नहीं है तो व्युत्पन्न ड्राइव में भेज दूं। वो कह रही हैं हमारे पास अपने मात्रक हैं लेकिन हम मूल में नहीं जाएंगे, हमें चाहिए स्पेशल इज्जत। उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे फंडामेंटल में, हमारे पास अपने मात्रक हैं लेकिन हमको चाहिए स्पेशल इज्जत, हमारे लिए बनाओ अलग कैटेगरी। तुमने कहा यार लो, एक और अलग कैटेगरी बनानी पड़ेगी। तो हमें एक और अलग कैटेगरी बनानी पड़ी उन राशियों की वजह से जिनके पास अपने मात्रक तो हैं लेकिन वो मूल में नहीं जा रही हैं, वो फंडामेंटल में नहीं जा रही हैं। और एक तीसरे मात्रकों की कैटेगरी हमने बनाई, उसको बोला गया संपूरक मात्रक, यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट किसकी होंगी? राशियों की तो होंगी। तो वो राशियां कौन कौन हैं? एक तो है आपकी कोण, ये होंगी राशियां कोण यानी कि एंगल, और एक राशि हो जाएगी आपकी घन कोण, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड एंगल। देखो,
कोण क्या होता है, एंगल क्या होता है, दो लाइनों का झुकाव एंगल होता है। जैसे यहां से यहां आप कितना बोलोगे भैया 30 डिग्री है, हाँ इंडिया में भले ही आप डिग्री डिग्री चिल्लाओ, इंडिया में खूब डिग्री डिग्री कहो, लेकिन ऐसा यूनिट जो है इंटरनेशनल स्तर पे, इसका जो मात्रक है, इन राशियों के जो मात्रक हैं इंटरनेशनल स्तर पे वो होता है रेडियन। तो हम कोई अपने देश की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इंटरनेशनल स्तर पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये क्या होता है घनकोण, जैसे आप एक बॉल ले लो और बॉल में से, जैसे तरबूज होता है ना, तरबूज में से सैंपल निकालने वाला चेक कराता है, तो उसमें बीच में एक गोल एंगल बन जाता है, सॉलिड एंगल, यानी किसी भी ठोस वस्तु में बना हुआ कोण घनकोण होता है। कोई आपसे इतना नहीं पूछेगा, सिर्फ पूछेगा घनकोण का क्या मात्रक होता है, तो आप कहेंगे जी घनकोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो ये दो राशियां ऐसी हैं जिनके पास अपने मात्रक हैं, फिर भी ये मूल मात्रकों में नहीं जाती हैं, फिर भी ये फंडामेंटल में नहीं जाती हैं। ठीक है, तो ये है सारी की सारी मात्रकों की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यहां तक हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर द एंड है। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं सारी चीज़ों को और फिर इससे बनने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो हमने कहा कि भौतिकी जो है वो प्रकृति का अध्ययन है। प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए क्वांटिटीज राशियों की समझ होने की ज़रूरत है, और राशियों को समझने के लिए मात्रक आपको आने चाहिए। फिर हमारी कहानी आगे टिकती है मात्रकों की प्रणाली पे, सिस्टम ऑफ द यूनिट्स पे, और सिस्टम ऑफ द यूनिट्स में हम देखते हैं कि ये हमारे 3 तरह के सिस्टम ऑफ द यूनिट्स हैं, लेकिन उनसे काम नहीं चलता है, तो हमने एक नया सिस्टम इजाद किया जिसका नाम है इंटरनेशनल सिस्टम, यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को हमने 3 हिस्सों में बांटा, जिनमें हमने मूल मात्रक रखे, और मूल मात्रक के अलावा अन्य सभी व्युत्पन्न मात्रक हो गए, ड्राइव्ड यूनिट्स हो गई, जिनको हम रटेंगे नहीं, हर एक चैप्टर में सीख रहे होंगे। और साथ ही हमने देखे संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो कि रेडियन और स्टेरेडियन, इनके कोण मतलब मात्रक हैं। चलो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप मुझे जवाब दे दो। ये हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इनके सभी से मैं आंसर चाहूँगा, और देखेंगे कि थ्योरी को पढ़ के हम लोग इन प्रश्नों के आंसर देने में सक्षम हैं। बिल्कुल यही पहला क्लास है, आज ही से आपकी क्लास शुरू हुई है, और क्वेश्चन आपसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कितने मूल मात्रक होते हैं। बस 3 क्वेश्चन और आपकी क्लास ओवर। बताएंगे इसका सभी लोग आंसर। 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला, कैसे पढ़ा लेते हो इतना अच्छा। चलिए, तो कितने होते हैं कि मूल मात्रकों की संख्या होती है 7। आप सभी का एकदम बढ़िया आंसर आया है। प्रकाश, अच्छा ये अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मापन का है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों मापन के हैं। केवल यही एक प्रश्न इससे एसएससी जीडी में पूछा गया है, बाकी मैं वादा करता हूं कि कोई भी प्रश्न इससे पूछा जाए आप निश्चित तौर पर कर लेंगे। और प्रश्न पूछे जाने से भी ये चैप्टर ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप समझिए पूरी भौतिक विज्ञान में हमें राशियां और उनके मात्रकों के बारे में ही पढ़ाई करनी है। तो आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। बाकी आप सभी को कोई भी डाउट हो कैसे भी, तो प्लीज़ आप टेलीग्राम के डाउट ग्रुप पे पूछ सकते हैं। हालांकि आप अगर जितना इस स्लाइड में लिखा है उससे बाहर का ना सोचें तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, और उससे बाहर का मत सोचिएगा, रिक्वेस्ट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपनी उत्सुकताओं को दबा लीजिए, क्यों का आपको मैं जवाब ना दूं, सिर्फ मैं इसलिए बचूंगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और उस पर बहुत सारा समय हमारा वेस्ट होगा। एक आपके क्यों के जवाब के चक्कर में बहुत सारे बच्चों का समय वेस्ट होगा, तो उसके लिए मैं हमेशा माफ़ी चाहूँगा। बाकी आपका इन जितनी स्लाइड मैंने कराई हैं उनमें से किसी से भी रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे अवश्य पूछें, वैसे मुझे लगता नहीं है कुछ भी होगा। और बाकी आप सबने बहुत सारा कॉपरेट किया, बहुत सारा आभार आपका। अगर सच में आपका यही कॉपरेशन ऐसे ही हम लोग मिलते रहे तो आपको कभी ये नहीं पता लगेगा कि ये क्लास कब खत्म हो गई और फिजिक्स हमने हंसी मजाक में कब कब सीख ली। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।